हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में तो ये जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत द्वितीय प्रश्न पत्र हमने जो सीरीज स्टार्ट किया है, उसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 60 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर 7वें में हम लोग प्रश्न नंबर 61 से पढ़ेंगे, समझेंगे और एनालिसिस करेंगे। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो जुड़ जाएं और इसे नोट्स बनाते चलें और समझते चलें। जो ना समझ में आए आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे डाला जाता है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप लोग उससे पढ़ाई कर सकें। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो भी क्वेरीज हैं आप लोग टेलीग्राम और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज चल रहा है, इसका हमने पहले बाल विकास का जो प्लेलिस्ट बनाया है, बहुविकल्पी अति लघु लघु, वो आप लोग जाके हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में बना है, वहाँ से आप लोग वो देख सकते हैं, बाल विकास की तैयारी कर सकते हैं। और ये सेकंड पेपर भी अब ख़त्म होने के कगार पे है, तो इसके बाद हम थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 61 है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए, अथवा शिक्षण के उद्देश्य बताइए, अथवा शिक्षण की कोई दो परिभाषा बताइए। तो कोई शिक्षण की परिभाषा बताना है और शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो पहले शिक्षण के उद्देश्य जानते हैं। तो शिक्षण का उद्देश्य यानी कि टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर एवं व्यवहारिक बनाना। यानी कि सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और व्यवहारिक बनाना एक शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य बालकों को बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग देना बच्चों को। शिक्षण के द्वारा बालकों का सामाजिक एवं नैतिक विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है। गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से शारीरिक विकास होता है। शिक्षण के द्वारा बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। प्रश्न नंबर 62 है, 62 है। देखिए, ये जो सीरीज है, राजन सीरीज ख़त्म होने के कगार पे है, तो आप लोगों से निवेदन है कि ये पूरा वीडियो देखिएगा और जो भी नहीं समझ में आए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो रुचिपूर्ण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, चलिए देखते हैं। तो खेल खेल में बच्चों की प्रतिभा एवं कौशल का विकास। ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा देना, यानी कि बच्चे को पढ़ाई में मन बना रहे, इसके लिए रुचिपूर्ण शिक्षा के लाया गया। ठीक, तो उससे बच्चे में प्रतिभा और कौशल का विकास होगा और बच्चे को बाल केंद्रित शिक्षा देना है, यानी कि बच्चे के रुचियों, मनोवृत्ति, अभिवृत्ति और उनके ध्यान एवं अभिरुचि के हिसाब से शिक्षा देना ही क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा होता है। तो विद्यालय के वातावरण को भयमुक्त करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ये क्या है? रुचिपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 63 है, बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। बाल केंद्रित शिक्षण की कोई 4 प्रविधि लिखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि, गतिविधि प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, कहानी प्रविधि। प्रश्न नंबर 64 है, कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं लिखिए। तो क्लास में पढ़ाते समय अच्छे प्रश्न की क्या विशेषता होनी चाहिए, यानी कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो कब अच्छा होगा, उसका कुछ गुण हम यहाँ पर देखते हैं। वो प्रश्न कैसा होना चाहिए? अस्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि जो भी प्रश्न पूछे एकदम क्लियर होना चाहिए क्या पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। प्रश्न छात्र के बोध ज्ञान की जाँच करने में सक्षम होना चाहिए। और प्रश्न क्या होना चाहिए? सारगर्भित होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ छुपा होना चाहिए। प्रश्न एक ही उत्तर की ओर संकेत करे। प्रश्न लघु उत्तरात्मक होने चाहिए। लघु उत्तरात्मक प्रश्न अभिव्यक्ति प्रधान होते हैं, ज़्यादा दीर्घ प्रश्न नहीं होने चाहिए।
कुछ प्रश्न व्याख्यात्मक भी पूछने चाहिए। व्याख्यात्मक प्रश्नों के द्वारा छात्रों की कल्पना एवं चिंतन क्षमता को विकसित किया जा सकता है। यानी कि लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ साथ व्याख्यात्मक प्रश्न भी पूछेंगे, जिससे बच्चों में कल्पना एवं चिंतन शक्ति का विकास होगा। कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि बहुविकल्पी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई सूत्र, वैज्ञानिक का नाम, किसी राजा का जन्म, गद्दी पर बैठना, किसी साहित्यकार की कृति। कहने का मतलब ये है कि लघुत्तरी भी पूछें, व्याख्यान रिलेटेड प्रश्न भी पूछें और उनसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछें, यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछें, जिससे बच्चों के अंदर क्या हो, कल्पना शक्ति, चिंतन का और बाल केंद्रित शिक्षण अच्छे से हो। प्रश्न नंबर 65 है, उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं, चलिए देखते हैं। वांछनीय सूचना देना, शिक्षण वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। ठीक है। शिक्षण सिखाना है, शिक्षण ऐसा हो जो बालक की रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं, आवश्यकताओं को समझे तथा उसी के अनुसार मार्गदर्शन करे। चुने हुए तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण के द्वारा छात्रों को शैक्षिक तथा लाभप्रद तथ्य बताने चाहिए। सहयोग पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि अच्छा शिक्षण छात्र तथा शिक्षकों के सहयोग पर आधारित होता है, यानी कि प्रजातंत्री होना चाहिए, यानी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए। उत्तम शिक्षण प्रजातांत्रिक स्वरूप का होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए शिक्षण में। प्रगतिशील होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्रस्तुत करना है। 7वां है गुणवत्तापूर्ण, उत्तम शिक्षण गुणवत्ता पर आधारित होना चाहिए। 8वां क्या होना चाहिए, उत्तम शिक्षण में बालक को निर्देश दिया जाता है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए, यानी कि डायग्नोसिस और उसका रेमेडी होना चाहिए। आज हम वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के द्वारा बालक की योग्यताओं, क्षमता और सांवेगिक विशेषताओं का पता सरलता से लगा लेते हैं। ऐसा शिक्षण ही निदानात्मक तथा उपचारात्मक बन सकता है, यानी कि जिस प्रकार वनडे एग्जाम से ही बच्चों का आंक लिया जाता है कि कौन से बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार का आकलन निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 66 है लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में। इसके प्रीवियस वीडियोस का जो लिंक है हम इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे हम लिंक दे देंगे, और इसके पहले जो बाल विकास है उसका भी प्लेलिस्ट इस वीडियो के लिंक में है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। नियोजन का सिद्धांत के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो नियोजन यानी कि जब शिक्षक पाठ्य सामग्री का उचित प्रकार से चुनाव कर ले तो उसे क्रमबद्ध ढंग से अन्य तत्वों का निर्माण करना चाहिए, जैसे पाठ योजना का निर्माण, सहायक सामग्री का प्रयोग, गृहकार्य एवं पुनरावृत्ति प्रश्न। किसी भी कार्य को करने से पहले बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई अग्रिम तैयारी की योजना ही नियोजन कहलाती है। इसके अंतर्गत करड़ी कार्य के विभिन्न पक्षों पर पूर्व चिंतन किया जाता है ताकि वह कार्य कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा किया जा सके। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना आधुनिक होने का सूचक है। श्यामपट्ट लेखन, देखिए प्रश्न नंबर 67 क्या है, श्यामपट्ट लेखन की ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। श्यामपट्ट लेखन करते समय रखी जाने वाली कुछ सावधानियां हैं, जो प्रश्न नंबर 67 है, ये 2019 में पूछा गया था। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो श्यामपट्ट पर हम जो भी लिखें जाने वाली वस्तुएं हैं, वस्तु सुंदर हो, सुडौल अक्षरों तथा शुद्ध भाषा में लिखनी चाहिए। मात्रा उतरा गलत नहीं होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, बड़ा बड़ा अक्षर में। पाठ के किसी अंश को समझाने की दृष्टि से यदि श्यामपट्ट पर चित्र बनाया जाए तो वह सुंदर तथा आकर्षक होनी चाहिए, यानी कि जो भी बना रहे हैं वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसके जो भी पार्ट्स हैं, वो अंग हैं, वो साफ साफ दिखने चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय उसके रंग के विपरीत रंग की चाक का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि श्यामपट्ट ब्लैक है तो वाइट उस पर मतलब उसके विपरीत रंग का रंग रहेगा, तभी वो साफ साफ दिखाई देगा। प्रश्न नंबर चौथा है, श्यामपट्ट पर लिखी जाने वाली बात की उपयोगिता न रहने पर उसे झाड़न से मिटा देना चाहिए, यानी कि जो ना हो उससे रिलेटेड मिटा देनी चाहिए। श्यामपट्ट पर सार लिखते समय छोटे, सार्थक तथा सारगर्भित वाक्यों का प्रयोग करें। निर्धारित समय का अधिकांश भाग पाठ को समझाने में व्यतीत किया जाए, न कि केवल सार लिखवाने में। लिखने की गति सामान्य रखनी चाहिए, ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 68 है,
अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। अपेक्षित मतलब न्यूनतम दक्षता, अधिगम मतलब सीखना, स्तर आपको पता ही है। तो इसके 4 उपाय देखते हैं। इसको अपेक्षित अधिगम स्तर की जो कॉन्सेप्ट है उसको प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अपेक्षित अधिगम स्तर के लिए शिक्षण में बोध पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना तथा पूर्वानुमान लगाना आदि क्रियाओं पर बल देना चाहिए। यानी कि बच्चों के अंदर अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने के लिए उन्हें उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को, उनकी कॉग्निशन को समझना है, जानना है, चिंतन करने के लिए प्रेरित करना है, तर्क देना है, तर्क लेना है, कल्पना करवाना है, उनके पूर्वानुमान लगाना है। ये सारी चीज़ें उनके अपेक्षित अधिगम स्तर को प्राप्त करने में सहायक होती हैं। छात्रों को समयबद्धता, नियमितता, स्वच्छता, श्रमशीलता, सहभागिता, उत्तरदायित्व की भावना आदि से परिचित कराना चाहिए। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण कराना चाहिए जिससे नकल की संभावना बिल्कुल न रहे। ऐसे ही एक ही पाठ्यक्रम के 8 से 10 प्रश्न पत्र एक कक्षा में दिए जाएं जिससे सामूहिक नकल की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। छात्र की प्रवीणता तथा दक्षता स्तर का विकास करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 69 है, श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। यानी कि श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना। यानी कि ऐसी टीएलएम का नाम बताइए या विशेषता बताइए जिस टीएलएम के माध्यम से शिक्षण करते समय सुन और देख दोनों सकते हैं। तो यह शिक्षण अधिगम सामग्री छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को विकसित करने में सहायता करती है। यह शिक्षण सामग्री कक्षा के प्रबंधन, मूल्यांकन तथा शिक्षण में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लेती है। तो ये टीएलएम का विशेषता है। तीसरा क्या है, यह भाषाई कौशलों के विकास तथा दक्षता लाने में सहायता करती है। चौथा क्या है, इसके माध्यम से शिक्षक तथा छात्र अपनी विभिन्न परियोजनाओं का अवलोकन तथा जांच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। प्रश्न नंबर 70 है, शिक्षण प्रविधियों की कक्षा शिक्षण में क्या उपयोगिता है? स्पष्ट कीजिए शिक्षण प्रविधियां यानी कि टीचिंग टेक्निक जो है कक्षा शिक्षण करते समय क्यों अपनाई जाती है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो आपको पता ही है कि नई नई टेक्निक इसलिए अपनाई जाती है ताकि बच्चों को अच्छे से समझाया जा सके और उनके ज्ञान में वृद्धि की जा सके। तो शिक्षण प्रविधियों की सहायता से प्रत्येक स्तर की कक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रविधियों का चयन किया जाता है। यानी कि जिस क्लास में हम रहेंगे उस क्लास के मानसिक स्तर के हिसाब से हम टीचिंग टेक्निक को अपनाएंगे। कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम की विधियों की जानकारी अवश्य है। तो टीचिंग की जो भी टेक्निक्स हैं, मान लीजिए गतिविधि आधारित, कहानी प्रविधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, तो ये सारी प्रविधियों को कैसे अप्लाई करना है ये हमें आना चाहिए। तो विषय के अनुरूप शिक्षक प्रविधियों का चुनाव कर लेता है। अब यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो बाल केंद्रित में बालक प्रधान होता है, शिक्षक केंद्रित में शिक्षक प्रधान होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में और शिक्षक केंद्रित शिक्षण के बारे में तुलनात्मक अध्ययन देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसका पहला है इसका विस्तृत सामाजिक संदर्भों में अधिगम अथवा 4 दीवारों के बाहर सीखना। 4 दीवारी के अंदर सीखना क्या होता है? शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता है। बालक की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता पर विशेष ध्यान दिया जाता है बाल केंद्रित शिक्षण में, लेकिन शिक्षक का निर्णय तथा निर्देश सर्वोपरि होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण में। बहु अनुशासनात्मक शैक्षणिक बल होता है, लेकिन शिक्षक केंद्रित अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता है। बाल केंद्रित शिक्षण क्या होता है? बहुविध अनुभव होता है, लेकिन ये क्या होता है? रैखिक अनुभव होता है। सीखने में छात्र की सक्रिय भागीदारी रहती है। इसमें क्या रहता है? निष्क्रिय प्रभाव में अधिगम होता है। तो ये
5 डिफरेंसेस हो गए बाल केंद्रित शिक्षण और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में। प्रश्न नंबर 72 देखिए, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं? ठीक, स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो प्रयोग प्रदर्शन प्रविधि का प्रयोग करते समय क्या क्या ध्यान रखी जाने वाली सावधानियां हैं, चलिए देखते हैं। ये मुख्यतः विज्ञान में यूज़ किया जाता है, प्रयोग करके दिखाया जाता है और ऑब्जर्वेशंस निकाल के हम उसका नॉलेज लेते हैं। तो पहला है इसकी सावधानियां, दृश्य श्रव्य सामग्री का उचित प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। यंत्रों के उपयोग का सही प्रकार से ज्ञान देना चाहिए, यानी कि यंत्र जो भी हैं क्या उनका मैकेनिज्म है सही प्रकार से देना चाहिए जिससे बच्चों के लिए हानिकारक ना हो। मितव्ययिता के साथ प्रयोग संपन्न करानी चाहिए, यानी कि कम खर्च और कम लागत और अच्छी होनी चाहिए। प्रयोग को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि पहले उसको प्रस्तावना हो गया, उसके बाद रूपरेखा, यही सारी चीज़ें के माध्यम से बताना चाहिए। शिक्षक को बहुत सावधानी से पाठ की प्रभावात्मकता को बनाए रखना चाहिए। छठवां है, छात्र को देखकर प्रयोग सीखने का अवसर देना चाहिए। प्रयोग का प्रदर्शन करते समय छात्र की प्रयोग में रुचि बनाए रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 73 है, डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो डाल्टन योजना की चलिए प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। तो इस पद्धति के अनुसार बच्चों को परीक्षाओं से मुक्त रखा जाता है, यानी कि डाल्टन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार बच्चों को एग्जाम देने से फ्री किया गया है। इस विधि में बालकों को उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जाती है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें, यानी कि बच्चों को अपना उत्तरदायित्व निभाने की शिक्षा दी जा सके और उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है डाल्टन योजना के तहत। इस योजना के अनुसार विभिन्न योग्यताओं, बौद्धिक स्तरों तथा रुचियों के छात्र अपनी इच्छा, सुविधा तथा गति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है डाल्टन योजना पूरी तरह से बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए डाल्टन योजना की प्रमुख विशेषता। तो प्रश्न नंबर 74 है, ग्राम शिक्षा समिति क्या है, इसके कार्यों को समझाइए। तो चलिए ग्राम शिक्षा समिति के बारे में पढ़ते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्राम शिक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया था। तो ग्राम शिक्षा समिति ने किसने सुझाव दिया था? तो NEP 1986 ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने ग्राम शिक्षा समिति के गठन का सुझाव दिया था। तो ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय को समुदाय से, यानी कि विद्यालय को जो भी कम्युनिटी है उससे जोड़ने का प्रभावी माध्यम माना जाता है, यानी कि जो ग्राम शिक्षा समिति होता है विद्यालय को ग्राम के लोगों से, ग्राम के समुदाय के लोगों से जोड़ने के लिए प्रभावी संस्था माना जाता है, माध्यम माना जाता है। ग्राम शिक्षा समिति एक वैधानिक संस्था है, यानी कि जो ग्राम शिक्षा समिति है ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो विद्यालय प्रबंध में अपना दायित्व निभाती है, यानी कि विद्यालय का मैनेजमेंट सिस्टम में अपना योगदान देती है। ग्राम शिक्षा समिति की गठन प्रक्रिया निम्नवत है। तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन कैसे होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति में पहले ग्राम प्रधान क्या होता है? अध्यक्ष होता है, यानी कि ग्राम शिक्षा समिति में ग्राम प्रधान उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानाध्यापक क्या होते हैं? सदस्य सचिव होते हैं और 3 अभिभावक होते हैं। तो पहला ग्राम प्रधान हो गया, दूसरा प्रधानाध्यापक हो गया। तो प्रधान जी क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। प्रधानाध्यापक जी सदस्य सचिव रहेंगे और 3 अभिभावक रहेंगे। इसमें से एक सदस्य महिला होना आवश्यक माना जाता है, यानी कि जो 3 अभिभावक में एक क्या होनी चाहिए? महिला होनी चाहिए। इन सदस्यों को बेसिक शिक्षा अधिकारी नामित करता है, यानी कि जो भी बेसिक शिक्षा, यानी कि जो भी BSc हैं वहाँ के, तो वो क्या करेंगे? नामित करेंगे 3 पेरेंट्स को। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य,
तो अकादमिक कार्य क्या है इसके? तो ग्राम शिक्षा समिति के अकादमिक कार्य निम्नलिखित हैं। पहला क्या होती है? विद्यालय को समुदाय से जोड़ने में ग्राम शिक्षा समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि ग्राम शिक्षा समिति जो होती है वो ग्राम के लोगों के, समुदाय के लोगों से जुड़ने का क्या है, एक बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो गांव के आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता के लिए गांव के लोगों को प्रेरित करना, यानी कि गांव में जो भी गरीब हैं, निर्धन किस्म के लोग हैं, उनको सहयोग देने के लिए ये जो ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हैं वो प्रेरणा प्रदान करते हैं। विद्यालय में नामांकन, यानी कि विद्यालय में नामांकन हो, ठहराव हो और संप्राप्ति को प्राप्त करने में क्या होती है? ग्राम शिक्षा समिति का योगदान होता है। घर घर का सर्वेक्षण करना, ठीक है, पिछड़े वर्ग के विकलांग व बालिकाओं का नामांकन करना। तो इतना पहला इसका अकादमिक कार्य है ग्राम शिक्षा समिति के। और दूसरा क्या है? पहला तो वो हो गया, अकादमिक कार्य हो गया। दूसरा इसका हो जाएगा विद्यालय संरचना संबंधित कार्य। तो इसकी विद्यालय संरचना संबंधित कार्य में हम लोग क्या देखेंगे? तो भौतिक संसाधन जुटाने में, यानी कि विद्यालय की जो भी संरचना है वो होने में, यानी कि विद्यालय की जो भी कंस्ट्रक्शन में रिसोर्सेज लगेंगे उसको जुटाने में ये काम करती है ग्राम शिक्षा समिति। भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कराने में, शौचालय बनवाना तथा हैंडपंप बनवाने में होती है। तीसरा क्या हो जाएगा? वित्तीय कार्य में, यानी कि जो ग्राम शिक्षा समिति में देखिए हमने पहले पढ़ लिया अकादमिक कार्य, उसके बाद विद्यालय संरचना संबंधी कार्य, तीसरा वित्तीय कार्य। तो ग्राम शिक्षा समिति के वित्तीय कार्य निम्नवत हैं। तो वित्तीय कार्य से स्पष्ट है, तो पैसे से लेन देन का होगा विद्यालय का विकास वगैरह करने के लिए। तो विद्यालय संसाधन जुटाने एवं समुदाय एवं सदुपयोग के लिए, यानी कि विद्यालय में संसाधन जुटाएं और उसका सदुपयोग करें। पुस्तकें, यूनिफॉर्म, पोशाहार, छात्रवृत्ति वितरण के लिए। तो पुस्तकें, यूनिफॉर्म, पोशाहार और छात्रवृत्ति वितरण के लिए, जैसा कि आपको पता है प्राइमरी में पुस्तकें, यूनिफॉर्म, पोशाहार, छात्रवृत्ति सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अनुदानों के व्यय करने में लिए, यानी कि जो भी अनुदान मिला है उसका विद्यालय परिवार को जो भी अनुदान दिया गया है गवर्नमेंट या कोई एनजीओ के द्वारा, उसका व्यय करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने लगभग 74 प्रश्नों को पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखिए यहाँ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एग्जाम में पूछ सकता है लघुत्तर प्रश्न में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ेंगे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इसके पहले जो भी बाल विकास है उसका प्लेलिस्ट, और इसके पहले हमने जो लेक्चर नंबर 6 है वो भी वीडियो इसी में लिंक दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, मिलते हैं, जय हिंद।